students? Who all are there in class? Yaspal, Tanisha, Deepak, Savikant, Komal, Priyanshu. Okay. लास्ट क्लास हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था. अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर निकालो, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए क्या? चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए थे क्या? हो गए ना चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स? प्रियांशु, तू रह गया था, क्लास नहीं किया होगा, किसी से कांटेक्ट कर लेना. 5 ही बताए थे ना, बस उतना ही करना है, तो इतना ही करना है. वाटर से पढ़ाना है, फिजिकल फीचर स्टार्ट करना है ना आज मेरे को. सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है. कॉपी में तो इतने ही काफी है, ग्रुप में दे दिए थे, कोई बात नहीं. पेज नंबर 13 वाटर से स्टार्ट करना है. टेरेस फार्मिंग से करना है, पेज नंबर 12 का. टेरेस फार्मिंग तो नहीं है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना. पेज नंबर 12 से करना है स्टार्ट, पेज नंबर 13 से करना है. विशाखा, कहां से करना है, 12 से या 13 से? पेज नंबर 12. ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेज नंबर 12. Peninsular plateau. The peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it the part of oldest landmass. तो जो peninsular plateau है, पेज नंबर 12 से स्टार्ट करना है. हाँ, तनीषा सही बोली थी. तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो वन ऑफ इट, ये टेबल लैंड, जैसे टेबल होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर है पेनिनसुलर प्लेट्यू. और ये वन ऑफ द एंशिएंट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है. गोंडवाना लैंड जो होता है वो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो रीजन है ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे. उनमें से पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. These plateaus consist of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये दो पार्ट्स में बटी हुई है. एक होता है द सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू. The part of peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as Central Highland. तो सेंट्रल हाईलैंड कौन सा रीजन है? सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के पास का जो रीजन है उसको हम नर्मदा रिवर के पास जो हाईलैंड रीजन है वहां उसको हम कहते हैं तुम्हारा सेंट्रल पार्ट. पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेज नंबर 12. पेज नंबर 12, पेनिनसुलर प्लेट्यू. अरे एक मिनट, रुको. सॉरी. वेट.
सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। मैंने एक्चुअली वो सॉरी सॉरी माय पार्ट सीबीएसई वाली बुक खुल गई थी, तो मैं वही देखूं, मैं तो तुम्हारा मार्क करके रखा था, फिर क्या कहा। वाटर से पढ़ाना है पेज नंबर 13 मेरे को, पेज नंबर 13 वाटर से पढ़ाना है मेरे को तुम्हारे बुक में। विशाखा तू भी मेरे को गलत बता दी, मैंने मार्क करके रखा हुआ है। वाटर से पढ़ाना है मेरे को पेज नंबर 13। हाँ मोहित ने सही कहा था, पेज नंबर 13 वाटर से स्टार्ट करना है, मोहित ने सही कहा था। मैंने मार्क करके रखा है, तभी मैं सोचू कि गड़बड़ कैसे हो रही है। ये एक्चुअली 9th वाली ज्योग्राफी बुक खुल गई थी मेरे से गलती से, सॉरी। तभी तो मैं पूछूं, मैंने मार्क करके रखा था। एनीवे पेज नंबर 13 वाटर। Water is a vital, renewable, natural resource. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. तो वाटर जो है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारे अर्थ का जो है 3/4 जो पार्ट है, यानी 71% ऑफ द पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। इसीलिए जो है हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो विशाखा तू बताती तो सही मेरे को कि सर पेज नंबर 13 में वाटर से स्टार्ट करना है। अब तो मिल गया ना। इसका ध्यान पताशी के तरफ था, पताशी वाला कब आए और मैं खाऊं। So it was a primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, saline and not good for human consumption. Fresh water accounts for only 2.7%. देखो ऐसा माना जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो लाइफ शुरू हुई थी, तो वो शुरू हुई थी तुम्हारे वाटर से, क्योंकि 71% ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है। और जितनी लाइफ अर्थ पे नहीं है उससे 3 गुना ज्यादा क्रिएचर्स और लाइफ जो है वो वाटर वर्ल्ड में है। आज भी जो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल या मैमल हम कहते हैं वो है ब्लू व्हेल। ये ब्लू व्हेल जो है जो ओशंस में पाई जाती है, इट्स द लार्जेस्ट क्रिएचर। एक ब्लू व्हेल जो होता है उसकी साइज जो होती है करीब करीब 10 हाथियों के बराबर होती है। तो क्योंकि वाटर वर्ल्ड इतना बड़ा है तो उसमें अनगिनत थाउजेंड्स ऑफ क्रिएचर्स जो है वो वाटर वर्ल्ड में वाटर अंडर वाटर रहते हैं। जो 71% ऑफ द वाटर जो है जो अर्थ को कवर करता है उसमें 2.7% जो है वही हमारे यूज के लिए है। 2.7% वाटर ही हम अपने यूज के लिए है। बाकी जो सारा पानी है वो समंदर का खारा पानी है जिसको हम यूज में नहीं ले सकते। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region. इसमें से भी जो 2.7% है, ज्यादातर जो पानी है वो पोल्स में ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, बर्फ के फॉर्म में है, वो भी हम यूज में नहीं ले सकते। उसमें भी जो ज्यादातर हिस्सा है वो ग्लेशियर्स और आइस के फॉर्म में है, तो उसको भी हम जो है यूज में नहीं ले सकते। Only 1% of fresh water is available and fit for human use. तो हमारे पीने के लिए और हमारे यूज के लिए कितना पानी है? Only 1%. Only 1% ऑफ वाटर है जो हमारे पीने योग्य है और हमारे लिए फिट है। It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. तो ये जो पानी है, ये पानी जो है ज्यादातर हमको फ्रेश वाटर सोर्सेज के हिसाब से मिलते हैं, जैसे रिवर्स में, पॉन्ड्स में, और बाकी जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर में के हिसाब से मिलता है जिसको हम यूज करते हैं। ज्यादातर जो तुम्हारा राजस्थान में हम लोग जो है नियरली वी आर डिपेंडेंट अपॉन द अंडरग्राउंड वाटर।
Not 73%, not 70%, 71%. Fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to be vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This as you have already referred to as water cycle. तो वाटर साइकिल क्या होता है? ये जो 1% पानी है ये रोटेट होता रहता है, ये इवापोरेशन के थ्रू वेपर्स बन के उड़ जाता है, फिर ये क्लाउड्स में जाके एक्युमुलेट हो जाता है, फिर कंडेंसेशन होके वापस रेन फॉर्म में वापस अर्थ में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये वाटर साइकिल जो है वो घूमता रहता है। ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 14। Humans use amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dam or other usage. तो ये जो वाटर है ये इसको हम सिर्फ न केवल ड्रिंकिंग या वॉशिंग पर्पस से लेते हैं बल्कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी लेते हैं, इंडस्ट्रीज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के में और भी बहुत सारे सोप बनाने में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है वो वाटर को यूज में लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स के पानी को यूज में लिया जाता है जिसको हम हाइडल पावर कहते हैं। तो इस तरीके से हम वाटर को बहुत अलग अलग तरीके से यूज में लेते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to the shortage in supply of fresh water either due to drying up of water sources or water pollution. लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड में ये देखा गया है कि धीरे धीरे पानी जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि हम पानी को बिल्कुल अनइकोनॉमिकली यूज कर रहे हैं, हम पानी को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, फिर हम पानी को पॉल्यूट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम अनइकोनॉमिकल यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको सही से यूज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में पानी की बहुत कमी हो जाएगी। अभी जैसे हम लोग राजस्थान में हम मेनली जो है अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, ड्रिंकिंग के लिए भी और इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर के लिए भी। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च ये बताता है कि एवरी 20 ईयर्स में जो ग्राउंड वाटर है वो 4 मीटर नीचे चला जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। राजस्थान में करीब करीब 33% ऑफ द एरिया में जो है अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, 1000 फीट नीचे भी पानी नहीं है। बहुत सारे रीजन्स में जमीन के नीचे पानी नहीं है। वो लोग जो है एग्रीकल्चर के लिए रेन वाटर पे ही डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जो है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की प्रॉब्लम्स हो रही है। इसीलिए पानी को जितना भी हम इकोनॉमिकल यूज करेंगे उतना हम उसको फ्यूचर के लिए सेव कर पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? प्रियांशी, विशाखा, दिवेन, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ऋषभ, कोमल, यशपाल, देखो सी वाटर को यूज किया जा सकता है ड्रिंकिंग पर्पज से, उसको डिस्टिल करके उसका सॉल्ट निकाल के, लेकिन ये एक बहुत ही महंगा प्रोसेस है जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस की जरूरत है और वो हर साल चाहिए हमको, एक बार नहीं हर साल। उसमें जो मशीन्स इंप्लीमेंट होंगी वो हर साल जो है उसको नई नई तरीके से उसको जो है उसको मेंटेनेंस वगैरह चाहिए और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए। तो इस वजह से इंडिया जैसे कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सी वाटर को यूज करें। दुनिया का सबसे जो रिचेस्ट कंट्री है, द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज कुवैत। तो कुवैत जो है वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है और कुवैत में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि कुवैत में फ्रेश वाटर सोर्सेस नहीं है, कुवैत चारों ओर से समंदर से घिरा हुआ है। इसीलिए क्योंकि कुवैत रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इसीलिए कुवैत जो है
वो समंदर का पानी को फिल्टर करके यूज में लेता है अपने ड्रिंकिंग और फैसिलिटीज के लिए। इसके लिए वो मिलियंस एंड अरब्स ऑफ रुपीज जो है वो खर्च करता है। लेकिन हम लोग जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये प्रोसेस इतना इजी भी नहीं है और हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। Conservation of water resources. Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals or industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water body. देखो ऐसे तो पानी रिन्यूएबल सोर्स हम इसको कहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये पॉल्यूशन की वजह से, अनइकोनॉमिकल यूज की वजह से पानी का स्तर कम होते जा रहा है। जो फ्रेश वाटर सोर्सेस है वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं। पॉल्यूट कैसे हो रहे हैं? जैसे इंडस्ट्रीज में हम वाटर को प्रोडक्शन के लिए यूज में लेते हैं, फिर वो वाटर को ऐसे खुले में ही बाहर छोड़ दिया जाता है, केमिकल मिला हुआ पानी। ये जो केमिकल मिला हुआ पानी होता है वो आसपास के जो फ्रेश वाटर सोर्सेस हैं उनको पॉल्यूट कर देते हैं, वो पानी को पीने योग्य, यूज के योग्य नहीं छोड़ते। दूसरा, वो ऐसा पानी जब फसलों में चली जाती, फसलों को भी खराब कर देती है। यहाँ तक कि देखो, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बहती है हमारे कंट्री में, गंगा रिवर, उसको भी हमने कितना गंदा करके रखा है। इसीलिए जो है अभी गंगा स्वच्छ अभियान चल रहा है, जिसके तहत जो है गंगा रिवर को सफाई की जा रही है। अभी लॉकडाउन में जो था, 3-4 महीने लॉकडाउन था, सारे टेम्पल्स बंद थे, तो गंगा का पानी बिल्कुल क्लीन हो गया। तो इसलिए ये हम पे डिपेंड करता है कि जो एटलीस्ट हमारे पास नेचर ने जो वाटर सोर्सेस दिए हुए हैं उनको हम फ्रेश रखें। हम गंगा में जाते हैं, स्नान करते, पूजा करते हैं, सारा फूल पत्ते उसी में छोड़ देते हैं। लोग तो इवन गंगा में नहाते पुराने कपड़े तक आज छोड़ देते, फटे पुराने कपड़ों को भी वहीं डाल के आ जाते हैं। पता चलता है किसी ने पानी में डुबकी लगाई और बाहर आया फटा हुआ बनियान लेकर। तो इस तरीके से जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत गलत है। तो ये एक सोच की बात है। वी शुड बी कॉन्शियस टुवर्ड्स द नेचर। तो इसीलिए अपने नेचुरल रिसोर्सेस को बचाना, अपने नेचर को बचाना, ये सारी चीजें जो है वो हम पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमको कॉन्शियस होना चाहिए नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने नेचुरल रिसोर्सेस को आगे से आगे बचाने के लिए। तनीषा, ये दांत तेरे ही हैं सारे? हैं? तनीषा दांत दिखा रही है, सारे दांत तनीषा के हैं क्या? ओके। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting this means of irrigation. इसलिए हम जो है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को अपनाएं। अब वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का मतलब होता है, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान के जो छत के ऊपर हम उसको पूरा को कवर करके उसको ऊपर एक टैंक की तरह डेवलप किया जाता है, एक सीमेंटेड टैंक की तरह बनाया जाता है। अब वो सीमेंटेड टैंक जो होता है वो एक पाइप से कनेक्टेड होता है, नीचे होदी होती है ना, उसमें अंडरग्राउंड एक टैंक और बनाते हैं। तो वो क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है उस टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है।
जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उस पाइप के थ्रू नीचे अंडरग्राउंड टैंक में आ जाता है, और इस पानी को हम एक टैप से कनेक्टेड कर लेते हैं, जिससे हम ये जो बारिश का पानी है इसको वॉशिंग पर्पस, अदर हाउस होल्ड पर्पस के लिए नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स यूज कर सकते हैं। अच्छी बारिश हो तो 3-4 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाटर की प्रॉब्लम को कई हद तक सॉल्व कर देता है। हमारे इंडिया में चेन्नई सिटी में ये कंपलसरी रूल है कि कोई भी अगर मकान बनाता है तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर उसने वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसको मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी, बाकायदा उसका मकान का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता अगर उसने वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब हमारे राजस्थान में इतने पानी की कमी है, फिर भी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसे कोई रूल्स नहीं बनाए। तो यही मैं कह रहा हूँ, इसलिए हमको कॉन्शियस होने की जरूरत है। आजकल मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके अंदर में कम पानी में हम अच्छे एग्रीकल्चर कर सके और वाटर का वेस्टेज नहीं हो, जैसे स्प्रिंकलर्स लगाते खेतों में, देखा होगा तुमने, फव्वारे, जिससे पानी जो है फव्वारों के थ्रू जो है वो धीरे धीरे जो है वो चारों तरफ फैल जाता है और सारे प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। उससे भी कम पानी जो है हम ड्रिप इरिगेशन में शुरू करते हैं। ड्रिप इरिगेशन में जो है पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है रो में बना के, और उस पाइप से जो है बूंद बूंद पानी गिरते रहती है जो सीधा पौधों के जड़ों में जाती है। तो इस तरीके से जो है सीधे जो है पानी बूंद बूंद करते हुए उसकी जड़ों में जाती है, और पानी का जो है इससे बहुत सेफ होता है। देखा है कि नहीं तुमने? तुम्हारे है घर के आसपास खेती होती है, देखा है तुम लोगों ने? हुए सीन किसने देखा है? दीपक ने, ऋषभ ने, अच्छा, दिव्यन ने भी देखा है। ओके, चलो अच्छी बात है। नाना जी के देखा है, ठीक है, वेरी गुड। पार्क्स में भी देखा है स्प्रिंकलर, हाँ पार्क्स में स्प्रिंकलर का यूज होता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन तुमको खेतों में ही दिखाई देगा। ड्रिप इरिगेशन का यूज जो है वो पार्क्स में नहीं होता, वो तुमको खेतों में ही दिखने को मिलेगा। अरे भाविक शर्मा, तू कब से डोरेमोन बन गया? Okay, now we come to natural vegetation and wildlife. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हम देखेंगे। तो सिंचैन है क्या ये? चलो, मोटा हो गया बहुत ज्यादा, ये डोरेमोन जैसे लग रहा है। चलो अच्छी बात है। तो सिंचैन, अभी देखो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. देखो, ये अर्थ जितनी ह्यूमन बींग्स के लिए है उतना ही ये जो है एनिमल्स का भी है। तो जितना हक इस अर्थ पे है ह्यूमन बींग्स का है, उतने ही हक एनिमल्स का भी है। अब इसमें देखो इश्यू ये है कि हम दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स हम पे डिपेंडेंट है। हम बहुत ज्यादा जो है वो काउ मिल्क पे डिपेंडेंट है, काउस हम पे डिपेंडेंट है, हम मिल्क कैटल पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जो है हम दोनों जो है इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ये जो हमारा इंटर रिलेटेड कनेक्शन है इसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो अगर ये एक चेन की तरह बना हुआ है तो दोनों हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर दोनों ही डिस्टर्ब होंगे तो नेचर का जो है इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। अब हम जो है अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं,
कि हम एग्रीकल्चरल लैंड्स को उजाड़ते चले जा रहे हैं, हम जानवरों के फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं और उनके लाइफस्टाइल को भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो उनको पिंजरे में भर देते हैं जू में, या उनको मार देते हैं। बंदर आ जाते कॉलोनी में, एक दूसरे की तरफ मत देखो, बंदरों की बात कर रहा हूँ। बंदर आ जाते कॉलोनी में, या कभी कहीं तेंदुआ घुस जाता है तो लोग बेचारा उनको मारते हैं, तेंदुओं को पीट पीट के मार देते हैं। हम कहते हैं हमारे इलाके में घुस गया, जबकि रियलिटी ये है कि हमने उनका घर छीन लिया है। वो हमारे इलाके में नहीं आ गए, हम उनके इलाके में आ गए। जहाँ पर जो एरियाज उनको बिलोंग करती थी वो रहते थे, वहां पर हमने आज स्कीम्स काट काट के जो है वो मकान बना लिया। तो इस तरीके से जो है वी आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम, वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर्स लाइफ सिस्टम। हम पेड़ों को रूथलेसली काट रहे हैं, हम जानवरों को मार रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। सो वी आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम, जिसकी वजह से हमको नेचुरल कैलेमिटीज की मार झेलनी पड़ती है, लाइक वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड। ये सारी चीजें इसी का नतीजा है। Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops, act as shelter beds, help in storage of underground water, gives us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and you can add some more. Plants के बहुत यूज है, प्लांट्स जो है इनन्यूमरेबल यूज है। वोल्केनो प्लांट हमको न केवल ऑक्सीजन देता है, फ्लावर्स देता है, फ्रूट्स देता है, शेल्टर फॉर एनिमल्स, शेल्टर फॉर ह्यूमन बीइंग्स, टिम्बर फॉर वुड, सॉइल को कंजर्व करता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, फ्लड्स को चेक करता है, रेन्स जो को अट्रैक्ट करता है। तो पेड़ जो है एक लाइफ गिविंग सपोर्ट है ऑन द अर्थ। पेड़ जो है वो इनन्यूमरेबल यूज है, इट इज नॉट लेस देन गॉड। तो इसके जो है इनन्यूमरेबल यूज है, इसीलिए जो है प्लांट्स और ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे तो लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि जो दवाइयां बनती है, मेडिसिनल हर्ब्स एंड सर्ब्स, ये भी हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो हम टोटली जो है प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए ये जो है एक लाइफ गिविंग सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट। अच्छा, अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। दे प्रोवाइड अस मिल्क, meat, hides and wools. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. Decomposers in the ecosystem मतलब कीट पतंग इनको खा जाते हैं। ये जो कीड़े हैं ना, ये कीड़े जो हैं ये लाखों करोड़ों की संख्या में ब्रीड करते हैं। ये कोई भी फसल को होने नहीं देंगे, ये फूलों को खिलने नहीं देंगे, ये प्लांट्स को ग्रो करने नहीं देंगे। ये लैक्स एंड मिलियंस ऑफ संख्या में ये जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये जो चिड़िया हैं, ये कीट पतंग इनको खा जाती है। इनके वजह से हमारी फसलें खराब नहीं होती, इनके वजह से हमारी फसलें बचती हैं। तुमको बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं ये स्कैवेंजर्स भी हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर, क्या बहुत तेज बारिश हो रही है मेरे एरिया में, हैवी रेनफॉल हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरीके से हमको जो है वो चिड़ियों को बचाना चाहिए। एक मूवी आई थी रोबो 2.0, उसमें वो पक्षीराज मैसेज देता है, देखा था तुमने कि बर्ड्स को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बर्ड्स जो है वो फसलों को बचाती है, बर्ड्स जो है वो कीट पतंगों को खा जाती है, पूरा बताया गया था उसमें। देखा था वो मूवी रोबो 2.0? उसमें पक्षी राजा रहता है, वो बताते रहता है बर्ड्स के लिए
कि हमको बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए? यस। हाँ, तो इस तरीके से बर्ड्स जो है वो डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं, मरे हुए जानवर वो को खा जाते हैं, लाइक ईगल, वल्चर। तो ये जो है पृथ्वी के अंदर गंदगी को फैलने नहीं देते, पृथ्वी के अंदर में ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं, ये गंदगी को खा जाते हैं, मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं, इनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। इस तरीके से वो अर्थ को पॉल्यूट नहीं होने देते, वो अर्थ को एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जितना ह्यूमन बींग्स का अर्थ में होना इम्पोर्टेंट है, उतना ही बर्ड्स एंड एनिमल्स का होना भी इम्पोर्टेंट है। अब आज का लास्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture। तो वेजिटेशन का ग्रोथ, किसी भी वेजिटेशन का ग्रोथ जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर, दूसरा मॉइस्चर। हाँ, बर्ड्स देख लिए मैंने, बहुत देख लिए। चिकन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। चिकन चिकन को नहीं कर रहा हूँ, फिर नॉन वेजिटेरियन वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? बाकी वेजिटेरियन फूड इज गुड फॉर हेल्थ, बट The major vegetation types of birds are grouped as forest, grassland, shrubs, and tundra. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. तो ज्यादातर लंबे पेड़ या फॉरेस्ट एरियाज कहाँ मिलते हैं हमको? ज्यादातर फॉरेस्ट एरियाज हमको उन रीजन पर मिलते हैं जहां पर हैवी रेनफॉल होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन, हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन, आसाम, मेघालय, इन सब रीजन पे तुमको जो है डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। As the amount of moisture decreases, the size of the trees and their density reduces। जैसे जैसे मॉइस्चर कम हो जाता है, पेड़ों की साइज भी जो है वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। Short stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grasslands of the world। तो शॉर्ट हाइटेड ट्रीज वहां मिलेंगे जहां पर मॉडरेट रेनफॉल है, न ज्यादा बारिश नहीं है, और जहां पर बिल्कुल कम रेनफॉल है वहां पर तुमको जैसे राजस्थान वाले इलाके में कटीले झाड़ मिलेंगे तुमको, कैक्टस, खेजड़ी के पेड़, यही सब पेड़ जो है वो तुमको मिलेंगे। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूटेड एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस। तो ऐसे पेड़ों में जो है रूट्स बहुत डीपली होते हैं, क्योंकि पानी बहुत नीचे तक जाके उनको मिलता है, एब्जॉर्ब करते हैं, और लीव्स जो है वो लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए जो है वो तुम्हारा क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए कैक्टस बन जाते हैं, पॉन्स बन जाते हैं। और जो स्टेम होता है, वो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है कैक्टस का, वो होता है तुम्हारा स्टेम पार्ट, जो वाटर को स्टोर करके रखता है ताकि लंबे टाइम तक वो जो है वो सरवाइव कर सके। सारे पिक्चर्स आ गए हैं कैक्टस के, ट्रीज के। ओके, नाउ टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लीचेन। और जो बर्फीले रीजन्स है वहां मॉस एंड लीचेंस मिलेंगे। वो जो पानी जहाँ ठहर जाता है वहां देखना ग्रीन 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 कतली टाइप के जम जाते हैं, ग्रीन 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 जम जाता है, उसको कहते हैं मॉस एंड लीचेंस। इस तरीके के तुमको जो है पोलर रीजन्स में मिलेंगे इस तरीके का वेजिटेशन। ओके, ये कोमल तूने अपनी फोटो बना के भेजी है क्या मेरे को? एक तो तू है, दूसरी कौन है? Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back। आज से 200 सदी पहले जितने लोग नहीं हुआ करते थे, आज उससे कई गुना ज्यादा जो है वो लोग इस धरती पर है। भाविक ने अपने पूरे क्लासमेट्स की पिक्चर भेज दी। मुझे पता है ये तो पूरा क्लास 8 यहीं पर है,
देख लिया भाविक मैंने तेरे पूरे क्लास 8 को। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप, क्योंकि हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं पॉपुलेशन की डिमांड्स नीड्स को पूरा करने के लिए, एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, इसीलिए जो है वो नेचर डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमको चाहिए कि हम जितना हो सके वो नेचर को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, ताकि आने वाले लंबे टाइम तक हम नेचर को यूज कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कंजर्वेशन एंड, और नेक्स्ट क्लास में जब बैठोगे तो नोटबुक लेकर बैठना, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब बैठो साथ ही साथ नोटबुक्स भी लेकर बैठना, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। गॉट इट एवरीवन? ओके बाय।